मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे इन कोरे भावों में समा जाइए। हमारी कलम की नोक पर रहिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, वो लोक हित में हो, वो समाज। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनमक्स पानीपत हरियाणा से एक बार फिर आपके सामने हूँ, एक खूबसूरत शख्सियत के साथ, जो थिंकर भी है, जो ऑथर भी है, जो योगाचार्य भी है, जो प्रेसिडेंट है और जो डायरेक्टर है स्वामी विवेकानंद एडवांस स्टडीज के। क्या क्या कहूँ आपके बारे में। और आपका नाम है डॉक्टर रविंद्र झा। आपको मंच पर सादर निमंत्रण देती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देवशील के इस खूबसूरत से मंच पर, जो माता पिता को समर्पित है, माता पिता की याद में है, जिसे रश्मि अभ्या जी ने बनाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आप बीएससी जियोलॉजी से हैं, एमएससी योगा साइंस से हैं, और न जाने कितने अवार्ड आपकी झोली में है। इस छोटी सी उम्र में आप राष्ट्रीय साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित है, आज समाज रत्न सम्मान से सम्मानित है, संस्कृति नायक सम्मान से सम्मानित है, और काव्य सारथी सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। कवि भूषण अवार्ड भी आपको मिला है। और इन सब अवार्ड्स के लिए, इन सभी सम्मान के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपने इस मंच की ओर से, और खुद मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई रविंद्र झा जी। और लगभग 22 पुस्तकें, 23 पुस्तकें आपके मार्केट में हैं और कुछ आपकी पाइपलाइन में हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 34 पुस्तकें आप इस समय तक आप लिख चुके हैं, कह चुके हैं। एहसास का पौधा, टूटे सपनों की नाव, स्वामी विवेकानंद कर्मयोग, कर्म एवं अध्ययन, महाशताब्दी स्वतंत्र समर के कर्मवीर, और न जाने कितनी और पुस्तकें, भारत के यशस्वी सिख, और तो और कोविड-19 को लेकर भी आपने एक पुस्तक संपादित की है, और आप अनुवाद भी करते हैं पुस्तकों का। धीरे धीरे आपके साथ बातचीत के इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और आपके लिए यही कह सकती हूँ कि या रब तू मेरी रात को ऐसा कमाल दे, जिसकी जमाना हश्र के दिन तक मिसाल दे। चुनी है आसमां की बुलंदी मुझे खुदा, मेरे परों में जुर्रते परवाज डाल दे, मेरे परों में जुर्रते परवाज डाल दे। तो आपके पंखों की ये उड़ान बनी रहे, और आप जैसी शख्स नहीं शख्सियत हम लोगों के बीच में बने रहे, ताकि हम आपकी अनुपालना कर सके, आपके अनुसार कार्य कर सके। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर रविंद्र झा जी। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी बात को, कि आपने इस मार्ग को चुना कि आपके घर में भी पहले कोई इसी मार्ग से चलकर आया है। आपने इस लिखने पढ़ने के काम को जी, चुना, मैं एक या परंपरावादी आप परिवार से हूँ। जी, आप बताएं अपने परिवार के बारे में मैंने इस कुछ, अपने चीज का पिताजी के बारे चुनाव में। अपनी तरफ से नहीं किया है, यह मेरा प्रारब्ध है। जी जी, आप जी इसे अपना प्रारब्ध मानते जी, हैं मैं कि ईश्वर ने। संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करता हूँ। जी, स्वागत स्वागत। जी, तो मैं कह रहा था कि मेरे पूज्य दादाजी एक इतिहासकार थे, और उन्होंने साहित्य के अन्य विधाओं में भी बहुत लिखा। 600 पुस्तकें उन्होंने अपने काल में लिखी, और पाठ्यक्रम में उनके इतिहास की पुस्तकें नेपाल और भारत दोनों देशों में क्या पढ़ाई बात, जाती थी। दादाजी के समय और की बात मेरे कर रहे हैं। पिताजी एचओडी थे संस्कृत विभाग के। अरे वाह। जी जी जी, और पिताजी एचओडी थे संस्कृत विभाग के, अभी रिटायर्ड हैं, अभी दिल्ली में ही हैं, अभी बहुत सख्त बीमार हैं। और मेरे बड़े भाई साहब और सारा परिवार लगा हुआ है उनको देखने में। अभी जी मैं यहीं हूँ, उनको देख रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले उनसे मिल के आया, फिर आपके पटल से जुड़ा हूँ। और मेरे नाना जी भी बहुत बड़े पुरोधा थे। वो मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, फाउंडर डायरेक्टर। संस्कृत के अभट्ट विद्वान थे,
मतलब जी। भारत में उनके जोड़े का उनके समय में विद्वान नहीं था। उन्होंने अपने कई गुरुजनों को भी शास्त्रार्थ में हराया था, ऐसी किंवदंती है। क्या और मेरे आसपास में इतने बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है, आचार्य सुरेंद्र झा सुमन, करपात्री जी जैसे संत हमारे घर पधारते थे, और विश्व के अनेकानेक महान हस्तियां जो हैं उनका सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे, संतों का, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मचारियों का, बड़े बड़े ऋषियों का, संपूज्य गुरुओं का। तो मैं प्रारब्ध मानता हूं, अगर ऐसा संपर्क किसी को भी होगा तो उसके व्यक्तित्व में ऐसे ही परिवर्तन आएंगे। जी। अरे बहुत अच्छी बात, वाकई ही तो ये तो प्रारब्ध था। और जैसा कि कहते हैं तो वो मैंने कोई जी 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 कहिए, आप कुछ बोल रहे थे। तो मैंने कुछ खास मेहनत नहीं की है हम्म, जी। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी मेरा सफर रहा है, मैं ऋणी हूं इन्हीं लोगों का। यही मेरे गुरु हैं, मेरे अनेक गुरु हैं, मेरे एक गुरु नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर लक्ष्मण झा आते थे, जो मैथ के बहुत बड़े विद्वान थे, दोनों हाथों से वो मैथमेटिक्स के इक्वेशंस सॉल्व करते थे। बड़े अच्छे क्या अच्छे बात। साइंस के पुरोधा हमारे यहाँ डॉक्टर नीलमणि मुखर्जी एक थे, जो इंग्लिश के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो ऐसे ऐसे हम्म, आपको डॉक्टर अमरनाथ झा, जो विश्वविख्यात इंग्लिश के स्कॉलर थे, वो भी आया करते थे। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी बातों को सुन सुन कर, देख देख कर ही मैं पला बढ़ा हूं। अलग से अध्ययन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, इन्होंने मुझे नींव दी है, तो इन्हीं लोगों का ऋणी हूं। उसके बाद मैंने कुछ जो है, जो अध्ययन किया है अलग से, वो 15 वर्षों में मैंने, विगत 15 वर्षों में विकसित किया है। लेकिन नींव वही बने हैं, आधार वही बने हैं, मैं उन्हीं लोगों का ऋणी हूं। जी, बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये आपकी विनम्रता की प्रतीक है, लेकिन लेने वाला तो कहीं से भी अच्छी चीजें उठा लेता है। आपके आसपास सिर्फ यही माहौल नहीं होगा, हर तरह का माहौल होगा, लेकिन आपने इसका चुनाव किया, आपने इसको चुना, और उस ईश्वर ने ये आपके लिए चुना, और आपके जीन्स पे तो था ही, ये बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रिया है उस ईश्वर का कि आपको उन्होंने इसका एक जरिया बनाया। तो ये रविंद्र झा, नंद कुमार झा कैसे बने? ये रविंद्र नारायण झा मेरे पिताजी का नाम है जी ये डॉक्टर आर एन झा जी। उनका नाम है, वो मेरे अच्छा जी, पिता हैं ठीक है जी। जी। तो और उनके एक आपके एक पिता बात को मैं हम और ऐड करना चाहता हूं कि मेरे यहाँ जी बड़े सर। चित्रकार हैं जिन्होंने गांव गिराम के चित्रकारों को लेकर बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी, और हम्म, उन्होंने उड़ीसा में एक बहुत बड़ा एक कला का केंद्र स्थापित किया है, हम्म, धवलगिरी के नाम से। और अच्छा। उनके चित्र में अक्सर बचपन में देखा करता था, तो मैंने बहुत चित्र बनाए उनसे इंस्पायर्ड होकर। और दूसरा जी, गुरु मेरा रहा जो टॉकीज में आपको पोस्टर पेंटिंग करता है, वो भी मेरा हाँ गुरु हाँ। था। तो अरे मैंने वाह। उसको भी उतनी ही तरजीह दी। मैं घंटों खड़े होके, क्योंकि आसपास में टॉकीज, पिक्चर टॉकीज उस समय बहुत क्रेज हुआ करता था फिल्मों का, तो लोग, मध्यम वर्गीय लोग जाया करते थे परिवार के साथ, और बेशक। जब तनख्वाह मिलती थी उसके बाद सभी जाना पसंद। तो बड़ा हम लोगों का लगाव रहा पिक्चर पैलेस से। अब वो परंपरा खत्म हो गई, अब लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं या विभिन्न जी पटलों जी। पे देख लेते हैं। तो पेंटिंग देखा करता था मैं घंटों, बड़े से फलक पे बनाता था चित्र, और तरह तरह के एक्टर एक्ट्रेसेस को उसमें उकेरता था, मैं घंटों देखता था। और इधर क्या बौद्ध धर्म और बिहार एक पुस्तक छपी थी, हम्म, पटना में एक प्रकाशन था, आपको ग्रंथावली प्रकाशन या कुछ था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। जी जी जी, वो रामलोचन शरण बिहारी का एक प्रकाशन था, पुस्तक भंडार, तो उसके द्वारा छपा हुआ वो पुस्तक, वो छपी हुई थी बौद्ध धर्म और बिहार। उसमें जितने चित्र थे वो सब उपेंद्र महारथी के बनाए हुए थे। बुद्ध के साथ साथ परिवेश को उन्होंने इतना जीवंत किया था कि उनके माध्यम से मैं बुद्ध से भी जुड़ गया, और मैंने बुद्ध के सारे दर्शन पढ़े। तो इतना असर होता है एक मनुष्य पे, एक मनुष्य का। और एक बात और ऐड करना चाहता हूं मैं, कि जब मैं दिल्ली आया तो उससे पहले मुझे, मतलब जो व्यावहारिक जीवन है, क्योंकि मैं तो इसी में लगा रहा, कागज कतरना, तितली पकड़ना, कविताएं लिखना, जो मतलब जिसको लोग कहते हैं कि स्त्रैण गुण है, तो मुझे ये स्त्रैण गुण बहुत पसंद है। क्रिएटिविटी महिलाओं का धर्म है, गुण धर्म है।
तो एक व्यक्ति में माँ और पिता दोनों होते हैं, मेरे में माँ ज्यादा है, इस बात का मुझे गर्व नहीं, है। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अगर किसी पुरुष में स्त्रीण गुण आ जाते हैं तो वो जी बहुत भाग्यशाली पुरुष माना जाता है, और वो स्त्री बड़ी जी खुशकिस्मत होती है कि जिसके पुरुष में या जिसके प्रेमी या पति में स्त्रीण गुण हो। तो मैं आपकी बात को बीच में काट के, क्योंकि ये बात पहली बार इस मंच से हो रही है, तो आपको इसके जी। बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि वो पुरुष, वो स्त्री वाकई ही इतनी खुशकिस्मत होती है कि अगर उसके पुरुष में स्त्रीण गुण है? वो पुरुष बड़ा खुशकिस्मत होता है, स्त्री तो जी, देखिए वो हमेशा शब्दों में एक होता सौभाग्य है, बेशक। लक्ष्मी होती है। स्त्री को कुछ बिल्कुल। चाहिए नहीं, स्त्री को खाली पुरुष वर्ग डिस्टर्ब ना करे। स्त्री बिल्कुल, तो बिल्कुल। स्त्री तो जननी है, वो किसी भी रूप में जननी ही है, वो कुछ ना कुछ बेशक। देती ही है, वो पेड़ है, वो नदी है, वो सकल सृष्टि है। यस। हम लोग चूंकि उसको ईश्वर ने दिया है, वो सारा विज्ञान दिया है, उस तरह का उनको सारा उपकरण दिया गया है स्त्री को, तो हम लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं। और जितना समझेंगे, जिस मनु की हम लोग आलोचना करते हैं बगैर पढ़े मनुस्मृति को, उसमें जी, उन्होंने जी, जी, उसका बगैर सार पढ़े। यही लिखा है कि नारी की जितनी पूजा जहां होगी वहां देवताओं का उतना वास होगा, वहां स्वर्ग ही बन जाएगा वो। तो बस एक ही फंडा है जीवन का कि अगर स्त्री को आप सचमुच महत्व देते हैं, नाटक जी। नहीं, लोगों के सामने नहीं, अगर वास्तव में हुँ। हृदय में देते हैं आप उसको सम्मान जो उसका है, ईश्वर से कम की वाक़ई। अधिकारी वो नहीं, ईश्वर से भी महान स्त्री ही है इस जगत में। तो स्वाभाविक है कि आप सौभाग्यशाली हैं, स्त्री तो सौभाग्यशाली है ही, वो तो माँ लक्ष्मी का रूप है। तो मैं हुँ, दिल्ली जो आया, तो हुँ, दिल्ली हुँ। में मुझे डॉक्टर हरीश नवल मिले। मेरी एक पहली जी, पुस्तक छपी थी, काव्य संग्रह टूटे सपनों की नाव। जी। जी, जी। उनको देखकर मैं खो गया उनके व्यक्तित्व में, और अच्छा। उनसे मुझे जो व्यवहारिक जगत का ज्ञान है, जो हुँ, विज्ञान है, जो वैश्विक एक सोच है, उस हुँ, सोच हुँ। को मैंने उनसे ग्रहण किया है। क्या एक बात जीवन है! में जो सरलता, एक संत की जो अनुभूतियां होती हैं, जो बेशक। किसी छल छद्म से आवरण से परे होती है, हुँ। वो सहजता मैंने डॉक्टर हरीश नवल से सीखी। वो मैं मेरे लिए एक इसकी सत्य गवाही में दे संत सकती है। हूँ। जी। जी। तो एक सिर्फ साहित्यकार नहीं है, वो एक सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, वो भी पद बहुत जी, बड़ा है अपने आप में, लेकिन उससे भी बिल्कुल। कहीं बढ़ के मेरे लिए हैं। वो एक संत हुँ, हैं, एक चारित्रिक गुरु हैं, जो असली गुरु की भूमिका होती है, वो मैं डॉक्टर हरीश नवल से प्राप्त करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही, जी और इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपको इतने अच्छे गुरु मिले हैं। और मैं हरीश नवल जी को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ कि आप उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन आज के समय में मैं ये देखती हूँ कि बहुत से लोग बहुत बुलंदियों को पाने के बाद अपने किसी गुरु, माता-पिता किसी का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों से सुना है। अगर मैं किसी से ये सवाल करती हूँ कि आपके गुरु कौन हैं? हमने किसी से नहीं सीखा, हमने गूगल से पढ़कर सीखा। तो उनका ये अक्सर ये जवाब मुझे मिलता है। तो उस समय ये दुखद बड़ी परिस्थिति लगती है मुझे कि हम इतने तो बड़े नहीं हो गए कि हमें किसी से सीखने, या हम कोई हमारे लिए अनुकरणीय ही नहीं बचा। तो ये एक बड़ा दुखद विषय है कि हम दुनिया की इस भीड़ में अपने आप को संपूर्ण मानने लगते हैं। तो 1 मिनट लूँगी आपका सर, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत कर लेती हूँ। देवशील मेमोरियल हमारे साथ जी जुड़े हैं। सीमा शर्मा जी मेरी दोस्त हमारे साथ जुड़ी हैं। इस अपनी सहेली के साथ मैं अक्सर चर्चा करती हूँ इस बात की लेकर, इन स्त्रीण गुणों की लेकर उसके और मेरे बीच में काफ़ी चर्चा हुई है, और आज ये विषय छिड़ ही गया बाय चांस। तो इसके बाद हम इसके इंटरव्यू के बाद हम उनसे बात करेंगे इसके बारे में फिर से। प्रवीण ओझा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अन्नदा पाटनी जी यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हैं। लोकेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, काफ़ी नाम ऊपर भी चले गए। पूजा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमको नमस्कार कर रही हैं। आपको भी नमस्कार पूजा जी। इस नमस्कार की बहुत महत्ता है। शर्मा आरके जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपको भी नमस्कार कर रहे हैं। बहुत स्वागत कर रही हैं अन्नदा जी आपका। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। सीमा शर्मा जी भी स्वागत कर रही हैं। सीमा जी, आपके सवाल का जवाब आज आपको मिला है इस मंच से, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। राम कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और जितने लोगों के मैं नाम नहीं ले पाई, आगे स्क्रॉल हो गए, आप सभी का स्वागत और वंदन करते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जी हाँ, ये नॉलेज प्रोवाइडिंग प्रोग्राम है। बेशक इस मंच से जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हमेशा हमें कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। तो आप जुड़ते रहा कीजिए और इन प्रोग्राम्स को शेयर कीजिए ताकि इन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें हमारी जो है वो पहुँच सकें। तो मैं नंद कुमार जी ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली आने से पहले
आप कहाँ थे और वहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपकी जो शुरुआती दौर की जिंदगी थी, जीवन था, वो कहाँ पे था? मैं एक छोटे शहर में पला बढ़ा जिसका नाम दरभंगा जी, है। लेकिन वो शहर दरभंगा। छोटा जरूर था, कमिश्नरी था वो, हुँ, और उसमें तीन हुँ, तीन विश्वविद्यालयों का सौभाग्य था, और कम से क्या कम बात! 1 दर्जन कॉलेज थे वहाँ, और 4 लाइब्रेरीज थी जो कि बहुत ही आलीशान लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। 4 लाइब्रेरी, और क्या बात है! आपको म्यूजियम 3 थे, और बहुत ही फला फूला और सुसंस्कृत शहर था। उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े कलाकार, और बंगाली, कायस्थ, इन सब का ट्रेडिशनल परिवार वहां रहता था, जिसमें क्या संगीत, बात गीत, नृत्य बजते, मतलब है! बिल्कुल नित्य जो है उनकी दिनचर्या थी। तो मैंने जी, लगभग एक पूरा ब्रह्मांडीय परिवेश पाया है। बहुत ही जी, अच्छा उन लोगों के होने ने मेरा पोषण किया, मेरा मानसिक शारीरिक पोषण किया। मैं बंगालियों के परिवार जी, से जी, जुड़ा जी, रहा। जी। मिडिल स्कूल में मैंने पीताम्बरी बंगाली मिडिल स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। तो हुँ, सारे अच्छे अच्छे बंगाली लोग मिले जो सब कल्चर्ड होते हुँ, हैं, स्कॉलर होते हैं। जी, जी। और मैंने हाँ बाद में जी, भी हाँ जो जी। साइंस सब्जेक्ट चुना, तो मेरे हुँ, बहुत ही फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ाते थे। मैं अच्छा जी। आज भी उनको नमन करता हूँ। उनके व्यक्तित्व को मैं क्या कहूँ, अवर्णनीय है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, डॉक्टर में नहीं रहते। तो जितनी उनके पुत्र से मुझे दोस्ती थी, जो मेरा साथी था, सहपाठी था, उससे अधिक मित्रता जी, मुझे सेन साहब से थी। और उनके अच्छा जी। जितने कौम के लोग थे, मैं हमेशा जाता था वहां। मैंने विधिवत शिक्षा नहीं ली, क्योंकि मैथिल में कला को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। अलग से हारमोनियम या तबला वगैरह नहीं बजाते, नृत्य का कोई ऐसा नहीं है आज हमारे मैथिल कल्चर में। लेकिन वो सब मैंने पाया जो कमियां हमें रह जाती एक अपने कल्चर के कारण। यहाँ स्कॉलर ज्यादा हुँ, होते हैं, बुक्कीज ज्यादा होते हुँ, हैं लोग। तो वो सब बातें हुँ, कल्चर मुझे बंगालियों से मिली है, कायस्थों से मिली है। वो जी, कमी उन लोगों ने पूरी क्या कर बात! दी। मैं जाता था, और सुमिता दीदी थी, वो गाना गाती थी, उन्होंने हमेशा ट्रेनिंग भी दी, और विधिवत उनकी शिक्षा अच्छा। संगीत में थी। आज कोलकाता में कहीं प्रोफेसर हैं वो संगीत हुँ, की। तो कोई राग होता था, हुँ, उसमें रुदाली फिल्म आई थी, बहुत ही क्लासिक जी, म्यूजिक था जी, उसका, बेशक भूपेन मैंने देखी हजारिका है, जी का। बिल्कुल। तो जो हुँ, राग उनको कठिन लगता था, वो कहती थी, नंदू, हाँ, नंदू तुम इस राग को पहले गाओ और सरल करो, हमें अच्छा। हमारे जिह्वा पे चढ़ाओ। तो मैं कठिन रागों हुँ, को पकड़ता था, और फिर उसका अरे अभ्यास वाह! लोगों को कराता था। बड़ा आनंद आता था। कई अच्छा। साइंटिस्ट आते थे उनके घर में से, सब हुँ, वेल हुँ, लर्नेड थे, कितने अच्छे अच्छे लोग थे। मैं भूल नहीं सकता उन लोगों को। कुछ कविताएं भी मैंने समर्पित की सारे लोग। तो पिछली जितनी भी कविताएं मेरी थी एहसास का पौधा में, पहली काव्य कृति में, हुँ, वो दरभंगा, शहरे जी, जी, दरभंगा और उनके जितने लोग थे, 6 लाख की आबादी हुँ, थी, मैं 6 लाख की आबादी से जुड़ा हुआ था। उसमें क्या बात है! क्या बात एक है! बहुत खुशकिस्मत आप वाक्य है आप। कि रिश्तों का एक शहर, एक इंसान हूं मैं। तो हुँ, पूरे शहर से मेरा रिश्ता था। हुँ, हुँ, तो सबसे अच्छा पीरियड 12th तक बीता जो मैंने। जी, 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 आप कुछ कह रहे थे। सबसे अच्छा समय आपका 12th तक बीता। हाँ, आप म्यूट हो 12th गए तक शायद बीता सर दरभंगा आपके। में उन लोगों के हाँ, कारण। वो रंग बिरंगे लोग थे, जी, वो जादूगर थे। जी, जी। जी, तो हमारे साथ तबरीज़ वो सब औल जी जादूगर थे। अली जी भी जुड़े हैं, आपका स्वागत करती हूँ मैं। और अभी कोई कमेंट आया था कि वो ये कह रही थी कि वो भी दरभंगा से हैं और वो बंगला स्कूल शायद कुछ ऐसा उन्होंने ज़िक्र किया था कि उस स्कूल से वो पढ़ी हैं और सेन सर का ज़िक्र कर रही थी वो कि वो उन्हें पढ़ाया करते थे। तो उनको अपनी बहुत सी बातें इस बात से याद आ गई हैं। इसी बीच हमारे साथ प्रवीण ओझा जी भी जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। तो सीमा शर्मा जी लाजवाब एक्सपीरियंसेस कह रही हैं। बेशक आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतने पुरोधा और इतने ज्ञानी लोगों के साथ आपका बचपन बीता है। पूजा सिंह जी हैं वो और वो ये कह रही हैं कि मेरी पहली किताब का नाम है सत्य। दरभंगा की कहानियाँ। बहुत खुशकिस्मत हैं आप पूजा जी। और हिमा पांडे जी जी बहुत-बहुत शुक्रिया हिमा पांडे जी, आप क्या मेरी तारीफ़ कर रही हैं। आप लोगों का प्यार ही मुझसे ये सब करवाता है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ जूलॉजी आपने बीएससी किया और दूसरी तरफ एमएससी किया आपने योगा साइंस से।
तो जियोलॉजी से एकदम से योगा में आने का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और ये कैसे चेंज आए आपके जीवन में? इसके बारे में दो आप कुछ कारण बताइए। थे। जी, एक अनामिका कारण जी था आपका कि भी मैं धन्यवाद। स्नातक से ज्यादा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे जी। दादाजी ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट थे और उन्होंने अच्छा हिस्ट्री जी। से ऑनर्स किया था। हर जी। विषयों का ज्ञान था, ये अलग बात है, उनकी सेल्फ स्टडी थी। तो वो लोग एक वेद में भी स्नातक ब्राह्मण का रिवाज है। पहले स्नातक से अधिक हमारे यहाँ शिक्षा नहीं होती थी, स्नातक को पूर्ण जी, माना जी, जाता था। विवेकानंद भी जी। स्नातक ही थे, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे वो। और आपने डॉक्टर विजय स्नातक का नाम सुना होगा, तो परंपरा जी। से थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो वो भी स्नातक लगाते थे, क्योंकि यहीं तक शिक्षा थी। फिर अब उसको आगे बढ़ाया गया, एक नाम दिया गया, शिक्षा तो वहीं तक होती है। ये सोच के मैंने सोचा कि ये पूर्ण हो गया, अब तो स्नातक हो गया, अब एमए करने की, मास्टर्स करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि दादाजी इसके बाद नहीं समझते थे पढ़ाई। तो पहले तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाद में मुझे लगा कि अगर मास्टर्स करना होगा तो किस चीज से करूं। तो चूंकि योग एक ऐसा विषय है जो मेरी मानसिक प्रकृति से मेल खाता है, क्योंकि मैं आयुर्वेद का अध्येता था शुरू से ही। मैंने 2000 ईस्वी में बहुत अच्छा अध्ययन किया उसका। संस्कृत वाङ्मय आयुर्वेदस्य महत्वम छपी थी एक आर्टिकल संस्कृत मंजरी, साहित्य संस्कृत मंजरी पत्रिका में 2000 में। तो उसमें सारा अध्ययन मेरा उसमें समाहित है, उस पुस्तक में। तो मैंने सोचा योग विषय को लूं। फिर मैंने योग का सिलेबस देखा, तो मैंने देखा कि साइंस वालों के लिए उसमें ज्यादा स्कोप है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का अगर अच्छा ज्ञान है आपको, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं मास्टर्स में जूलॉजी में। अच्छा। या केमिस्ट्री में तो नहीं, जूलॉजी में। तो जूलॉजी से अगर मैं एमएससी करता तो वही सिलेबस मुझे मिला उसमें योग में। और कुछ आध्यात्मिक बातें पूछी गई, कुछ योग से रिलेटेड भी पूछा गया, तो मुझे सुविधा हुई उसमें करने में। और मेरा जो अध्ययन था वो भी थोड़ा सा एक सवाल पूछ रही है पूजा जी। सर एक सवाल पूजा जी पूछ रही है आपसे। पूजा जी एक सवाल पूछ रही थी कि सीएम साइंस कॉलेज से थे क्या आप, ऐसा कुछ पूछ रही। मैं मारवाड़ी कॉलेज से था, सीएम साइंस में जाता था, मेरे मित्र थे सीएम साइंस। लेकिन मारवाड़ी कॉलेज के फादर मेरे प्रोफेसर थे पहले, तो वहीं मेरा एडमिशन लिया गया था। लेकिन सीएम साइंस कॉलेज में भी क्लासेस मैंने अटेंड किए हैं, क्योंकि बड़े अच्छे मोरे कुछ थे साथी, उनके साथ में क्लासेस वगैरह कभी कभी जाकर अटेंड करता था, क्योंकि क्रेज था सीएम साइंस का। जी। तो आप सर कवि पहले बने या पहले अनुवादक? मैंने सुना है कि आप अनुवाद करते हैं किताबों का, तो आप कवि पहले थे या अनुवादक पहले बने? मैं पहले चित्रकार बना। जी, पहले चित्रकार बने, क्या बात है। अनुवाद की भी अलग से विधिवत शिक्षा होती है, आप जानते हैं, आप तो हर चीज की डिग्री मिलती है। तो मैं डिग्री के बिना हूं, समझ लिए। तो पहले मैं चित्रकार बना, क्योंकि मुझे आकृतियां दिखती थी। जब मैं 2-2.5 वर्ष का था तो हर चीज में आकृतियां दिखती थी। जैसे अगर आप वॉशरूम में भी जाएंगे तो कहाँ कहाँ पानी से सीलन खाया हुआ, सीलन खाई हुई दीवार, या कहीं प्रिंट हुआ, जो प्रिंटलेस है कुछ, कोई टूटी हुई फर्नीचर, हर चीज में आपको कोई ना कोई आकृति दिखती। पेड़ के तने में कोई आकृति, एक मनुष्य है, उसमें भी मुझे सबसे अधिक अट्रैक्ट करता है मनुष्य रूपी जीव। तो मैं मनुष्य को बहुत ताड़ता रहता था शुरू से, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति सबसे अधिक है। वो किसी पे अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ता है, उस कारण वो सशक्त है तो अपने अभिव्यक्ति के कारण। तो एक पर एक लोग थे, तो मैं सबसे अधिक उसमें घुला मिला। तो वो भी एक आकृति के रूप में ही सामने आया। चलचित्र चलता था, तो वो भी एक चित्र ही है, जो श्याम पथ है जिसपे हम फिल्म देखते हैं। तो उन सब चीजों से जो है शैशव में ही हम लोग जुड़ जाते हैं। तो पहले चित्रकार में बन गया, और उसके बाद स्वाभाविक है कि दूसरी जो अभिव्यक्ति है, वो मुख से, अगर आप शब्द से अगर पूजा करेंगे किसी को, तो शब्द से पूजा के लिए कवि हो जाता है इंसान। तो पहले तो हमने पेंसिल उठाई, और इसके बाद में कवि हो गया। जी, जब शब्द शुरू कर, शब्द वंदन शुरू कर दिया। जी, लेकिन उसमें भी कवि में एक अंतर है। मैं कवि बना तो उर्दू का बना। मुझे कवियों से, चूंकि मैं साहित्य का था नहीं, और साहित्य में भी संस्कृत साहित्य मेरे आसपास था,
उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, यही सब सुनते सुनते मैंने कई पीएचडियां होती थी। मेरे नाना जी दिन में 4 पीएचडी करवाते थे। मेरे पिताजी भी महीने में एक आध रजिस्ट्रेशन हो ही जाता था उनके अंदर। तो मैंने हमेशा संस्कृत वांग्मय को ही देखा विषय के रूप में। हिंदी के लोग बहुत कम थे मेरे आसपास। तो गाने में सुनता था, उसमें उर्दू शब्द भरे हुए थे। तो मैंने देखा कि शायर लोग तो कवियों से ज्यादा पॉपुलर हैं और कवियों से ज्यादा परफेक्ट होते हैं। ये मेरी अवधारणा बचपन की। तो मैंने तमाम शायरों को पढ़ डाला जी, अदम से लेके जजबी तक को पढ़ डाला। मैंने कम से कम 400 शायरों के कलाम पढ़े होंगे उस चीज को पूर्ण करने के लिए। तो पहले मैं शायद नात तक लिखा और उसके बाद जब सर से भेंट हुई और इसके बाद मुझे लगा कि हिंदी साहित्य को भी पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मेरा पढ़ना हुआ, उनको देख के मेरा हिंदी साहित्य में रुझान बढ़ा। उसके बाद मुझे लगा अरे कवि भी एक पर एक हैं और नीरज जी ने और बाकी लोगों ने गीतकार के रूप में भी हिंदी में बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। तो फिर मैंने कविता में हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया। जी बहुत अच्छी बात। तो चलिए इसी बात पे हम आपसे कोई कविता सुनते हैं। आपके इतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपकी कविता सुनने के लिए बेचैन है। रश्मि अभ्या जी भी कह रही है बहुत शानदार जानकारी। शर्मा आरके जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। सीमा शर्मा जी भी जुड़ी हैं। इसी बीच हमारे साथ राजेश प्रभाकर जी जुड़े हैं और आपके व्यक्तित्व की वो तारीफ कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम राजेश प्रभाकर जी। और हम सुनते हैं नंद जी से कोई उनकी कविता और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंद जी आपकी कोई कविता आप हमें सुनाए। प्रवीण ओझा जी कह रहे हैं क्या सर अब साहित्य में भी राजनीति आ गई है? मैं आज जी का ये सवाल है। जी सुनाइए सर। जी मैं आज एक पुरानी कविता सुनाऊंगा जो मेरी पहली कविता थी। जी स्वागत। वो कविता सुनाऊंगा जो मैंने बचपन में लिखी थी और उस कविता पे किसी का विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ही लिखी है वो कविता। क्या बात है, सुनाइए, हम सुनने तो मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। जी स्वागत स्वागत। जी सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बस अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप ढूंढिए। हम पूजा जी का स्वागत कर लेते हैं और सीमा शर्मा जी का स्वागत कर लेते हैं। सीमा शर्मा जी कविता सुनना चाह रही हैं। अभी हम आपके सामने कविता रखते हैं, सर ढूंढ रहे हैं शायद। और हम रश्मि जी का स्वागत करते हैं। जी स्वागत। जी कविता का शीर्षक है तुम्हें चलना नहीं आता। जी ये मेरी पहली कविता है। कि गिरकर गालियां मत दो, कि गिरकर गालियां मत दो, पड़े लाचार पत्थर को, वो बतला है रहा तुमको, तुम्हें चलो है कि तुम्हें लिखना नहीं आता। बहुत आसान है यह तो, बहुत आसान है यह तो, बहुत नीचे उतर जाना, मगर आदर्श की चोटी पे कोई चढ़ नहीं पाता। अगर लोहा बनोगे तुम तो एक दिन टूट जाओगे, क्योंकि दोस्त लोहे सा तुम्हें ढलना नहीं आता। लड़ सको जब तक लड़ो इस जिंदगी से तुम, लड़ सको जब तक लड़ो इस जिंदगी से तुम, मौत से क्योंकि तुम्हें लड़ना नहीं आता। देखो इससे वही सब हार कर आया। अगर जी जमाने को तुम मत देखो, ये कब है किसका हो पाया, जो ही लड़ने गया इससे वही सब हार कर आया। अगर हंसते रहे हरदम तो पागल ही कहेंगे, अगर रोए तो कह देंगे तुम्हें हंसना नहीं आता। नहीं आया। बहुत कुछ कह दिया मैंने, बहुत कुछ और था कहना, मगर इस वलिया मत को तुम्हें चलना नहीं आता। स्लेटों की लिखावट को मिटा देना नहीं मुश्किल,
मगर तू जानता है कि तुझे लिखना नहीं आता, बहुत क्या बात, आसान है यार, बहुत नीचे उतर जाना, क्या बात। मगर आदर्श की चोटी पे कोई चढ़ नहीं पाता। अगर लोहा बनोगे तुम तो एक दिन टूट जाओगे, क्योंकि दोस्त लोहे सा तुम्हें ढलना नहीं आता। ढलना नहीं है। ये क्या मेरी बात, पहली कविता थी बहुत खूबसूरत, जी। बहुत खूबसूरत। पहली कविता ही अगर ऐसी थी तो ये कौन सी उम्र की कविता होगी आपके अंदाजन? मैं उस समय 5वीं में था और मैं डायरी लिखता था लेकिन लोगों से छुपाता था, क्या बात है, 5वीं क्लास में ऐसी क्योंकि सोच, वाह! मुझे लगता था कि ये क्राइम है डायरी लिखना, लोग पकड़ लेंगे तो पनिश करेंगे। 8 पनिश वर्ष करेंगे। का रहा जी, होगा, जी। उससे अधिक उम्र मेरी नहीं रही है, 8 वर्ष का था, अरे! मैंने लिखना 8 स्टार्ट वर्ष। किया जी। हाँ। जी, परवीन ओझा जी ने यही जी सवाल पूछा था तो तो 8 उस वर्ष समय बताया किसी ने आपने, तो बहुत बड़ी बात है ये सर। जी आपको हम बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। एक आपने योग पे भी जी बातचीत की है, आप नेचुरोपैथी भी करते हैं, आप तंत्र पर आधारित जी पुस्तकें भी लिखते हैं। तो एक मेरे पास जी सवाल किया था किसी ने, तो वो सवाल मैं आपके आगे रखती हूँ कि ज्योतिष, जी कर्मकांड, आत्मा और पंडित, इन सब में मतलब क्या सामंजस्य है? क्या लगता है आपको कि क्या सही है? क्या ये जो हमारी हाथों की लकीरें हैं या जो हमारा ज्योतिष का विज्ञान है, इस विज्ञान का हमारे जीवन में कितना असर है? क्या हमारे आने वाले कल का इससे कुछ पता लगता है या ये सब पंडित हमारे से वैसे ही सवाल करते हैं? इन सब सवालों के बारे में सीमा शर्मा जी ने मुझसे सवाल किया था, तो मैं जी आपके सामने ये सवाल बहुत रखती हूँ। बहुत बधाई देता हूँ सीमा शर्मा जी को, बहुत ही उत्तम जी, सवाल है इनका, मैं जी, व्यग्रता से इसकी प्रतीक्षा में था। देखिए, स्वागत। जब भी किसी चीज का बाजारीकरण होता है तो जी, उसको हम बाजार के लिए तैयार करते हैं। तो जब बाजार के लिए तैयार करते हैं तो विषय हमारा बाजार होता है, न कि वह विषय। वो गौण हो जाता है कि हम किस चीज को लेके चल रहे हैं, बाजार ही हमारा उद्देश्य होता है। तो आज जो है, संस्कृति हो या विज्ञान हो, शिक्षा हो चाहे न्याय हो, हमने उसको बाजार की तरह तैयार करना शुरू किया है। योग को भी हमने बाजार दिया है, हमने जी, पैसों की प्राप्ति को ही अर्थनीति समझी है, जबकि अर्थ का बिल्कुल। भी वो अर्थ नहीं है। एक पैसा ही अर्थनीति नहीं है, उसका बहुत व्यापक अर्थ है। जो अर्थनीति जहां से आविष्कृत हुई है, जहां से अर्थ शब्द बना है, उसका सिर्फ पैसे का मिलना अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। तो उसी तरह से ज्योतिष, तंत्र, कर्मकांड, इन सब का क्रम है। वेदों से ये सारी विधाएं आई हैं, सारे विषय आए हैं। देखिए, अगर आप इतिहासकार हैं तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ही आप किसी भी जीवाश्म का, चाहे किसी भी एविडेंसेस को आप प्रमाणित करते हैं। तो आपको केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, आपको फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, साइंस का उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना कि हिस्ट्री अलग से अपने आप में कुछ नहीं, क्योंकि हिस्ट्री कुछ नहीं। तो फिजिक्स की भी होती है, हिस्ट्री तो जी, केमिस्ट्री की भी जी, होती है, इतिहास तो किसी भी जी, विषय का होता है। तो इस तरह से अलग से ये बड़ी इतिहास बात बना दिया, ये इतिहास है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। ये है। बेवकूफ बनाना है, हमें मूर्ख बनाया गया। ये जो आधुनिक शिक्षा है, इसने हमें पंगु बना दिया। ये विवेकानंद कहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो इनके सामने भी कुछ नहीं हूं जो आधुनिक शिक्षाविद हैं। लेकिन ये कह गए हमारे गुरुजन, हमारे जितने पूर्वोत्तर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर महर्षि अरविंदो से लेकर, सबने इस मैकाले की शिक्षा का विरोध किया, क्योंकि इसने खंडित कर दिया हर चीज को। हर विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आंतरिक रूप से। आपको अगर रामायण महाभारत भी देखना है तो उसको भी देखिए, तो उसमें भी गिनती की आवश्यकता होती है, उसमें भी मैथ, कैलकुलेशंस सब चलते हैं। बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिसमें आपको विलक्षण, आपको साइंस के विषय मिल जाएंगे। तो हर विषय, हर शास्त्र में आपको मिलेगा। जीवन में भी आपको नाना विधि जितने विषय हैं, सबकी उपयोगिता आपको होती है और आप करते भी हैं उसका यूज। और जिसको नहीं आता, विषय का उतना गहराई से ज्ञान नहीं है, उसका जीवन भी व्यवहारिक रूप से उतना सफल नहीं होता है जो जितना ज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि मानव जीवन सबसे उत्कृष्ट इसलिए है कि उसमें ज्ञान को प्राप्त करने की विशेष सुविधा है। बाकी सब जीवों में है, सब ज्ञान प्राप्त करते हैं, नहीं तो उनका परिवर्तन कैसे होता, क्रम परिवर्तन नहीं होता, एक गधा गधा ही रह जाता। लेकिन हमारी जो संस्कृति है सनातन, प्राकृतिक संस्कृति मतलब सनातन संस्कृति, जो ब्रह्मांड में हो रहा है, बस हम उतने को ही मानते हैं, उसी को संस्कृति, उसी को सनातन के। हम अपनी मान्यता नहीं रखते।
बारिश हो रही है तो हम कहेंगे बारिश हो रही है। हमें टू द पॉइंट अगर फैक्ट्स जो हैं उसमें जो चलता है, सत्य में जो चलता है, उसको कहते हैं सनातनी जी। हमारा धर्म कोई रिलीजन नहीं है, वो कोई पंथ नहीं है। कर्मकांड ये सब बिल्कुल प्रायोगिक विधा हैं। और ये जो भविष्य की बात आपने कही, भविष्य है क्या मनुष्य का, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वर्तमान जितना अच्छा होगा हमारा भविष्य उतना ही अच्छा होगा। ये बाजार बात है कि कल क्या होगा। राम ने कभी किसी ज्योतिष को बुलाकर पूछा था कि मैं राम रावण युद्ध में महाराज जीतूंगा या नहीं जीतूंगा? हमारा विज्ञान कहता है, ज्योतिष का भी, ज्योतिष खगोलीय घटनाओं के क्रम को जानने का विज्ञान है। ये जो हस्तरेखाएं हैं ये आपको सामुद्रिक विद्या है, ये समुद्र के पार से आई है। ये हस्तरेखा कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है जो कि सामने आ गया। वैसे ही आसन है, तो जितने 84 लाख योनियों के जीव हैं, सब जिस जिस रूप से गमन करता है, उनके गमन की सबकी स्पेसिफिक मुद्राएं हैं। वो सारी मुद्राएं यौगिक मुद्राएं। तो सिर्फ मुद्रा कर लेने से कोई योगी नहीं हो जाएगा। उसके लिए चेतना विकसित करनी होगी, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना होगा। उसकी स्टेपिंग है, बुद्ध ने भी बताई है। और जिस कपिल मुनि ने उसको खोजा था, जिसके चीजों को संहिताबद्ध किया पतंजलि ने, उन सब ने बतलाया है कि जब तक क्रमिक रूप से तुम उठोगे नहीं, क्रमबद्धता नहीं दिखाओगे, तब तक अगर आप क्रम भी गलत कर लेंगे तो आपको उसको मीनिंग प्राप्त नहीं होगा उसका। तो आप क्रम एक बांट के करते हैं, ज्योतिष को अलग लेते हैं, तंत्र को अलग लेते हैं। तो ऐसा हमारा विज्ञान नहीं है। समग्रता में जो है ज्ञान है। अगर आप सबको लेकर एक कलेक्टिव स्टडी करें और एक कलेक्टिव व्यू आप क्रिएट करें, तो दर्शन उसी को कहते हैं। तत्व दर्शन तब आपको हो जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि भविष्य क्या है। लेकिन आप भविष्य को फिर भी उस तरह से नहीं कर सकते कि गंडे ताबीज बांधकर या चावल वही सवाल किया, वो तो बदल नहीं सकते। पर ये सब तो बेकार है, ये सब नहीं है। ये सब होता होगा, उसके भी पीछे कोई कारण होगा। अगर कोई संत कहते हैं तो उसके पीछे कोई प्रक्रिया होगी। वो उस सिचुएशन में है, मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, उसको देख के वो कह रहे होंगे। क्योंकि मनुष्य के कहने पे बहुत फर्क पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसका महत्व अलग है, डॉक्टर हरीश नवल क्या बोलेंगे उसका महत्व अलग है। तो अंतर आ जाता है। साधना के उसके पीछे साधना चलती है। लेकिन वास्तव में गंडा ताबीज ये सब और ये सब जिस तरह से शो कर रहे हैं बाजार के लिए, कमाने के लिए हम जैसा उपक्रम कर रहे हैं, ये ज्योतिष का अंग नहीं है। यह ज्योतिष नहीं। अगर खगोलीय घटनाओं का आप समीकरण नहीं निकाल सकते, अगर ज्योतिष गणित का ज्ञान नहीं है, वैदिक गणित है ज्योतिष गणित, अगर उसका ज्ञान नहीं है, और फलित में तभी मात खा जाएंगे आप। क्यों? फलित जो है बिल्कुल चेतना का विषय है। अगर आपको ब्रह्मांडीय चेतना जगानी नहीं आती, अगर आप योगी नहीं हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कृत व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप पेड़ पौधे जीव छोटे छोटे सूक्ष्म माइक्रोब से लेके जितने हैं सबसे प्रेम नहीं कर सकते, तो आप में वो ब्रह्मांडीय चेतना नहीं आएगी। तो फिर आप फलित नहीं कर सकते, उसका फलादेश नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चीज है वो फलादेश। वो संत का चरित्र मांगता है और गणित जो है ऋषियों का ज्ञान मांगता है। तो दोनों का समागम ही ज्योतिष को पूर्ण करता है। और तंत्र तो स्वयं जो है शिव की देन है। तो सबसे बड़ा विज्ञान तंत्र है। तनो तुषारा तंत्र, ये जो पूरे ब्रह्मांड का तन हो, चाहे हमारा तन हो, चाहे किसी जीव जंतु का चर अचर, यहाँ तो निर्जीव का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो मूर्खता है जो निर्जीव कहते हैं। ये तो मिट्टी मृदा सारे तत्व से हम बने हैं, तब तो निर्जीव तत्व से हम बने हैं। पांचों तत्व तो स्थूल रूप में है विद्यमान। तो आज तो साइंस मानती है किसी में गतिज ऊर्जा है, किसी में स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थावर जंगम सचर अचर प्रचर ये सब हम लोग समझते हैं, निर्जीव कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए सबके प्रति अगर आपके अंदर ममत्व है, तब आप ज्योतिष के साथ, तंत्र के साथ, और तन को वहां तक विकसित करना, ब्रह्मांड के तन को विकसित करना तंत्र का काम है। ये नहीं कि एक खोपड़ी ले ली और एक चंदन लगा दिया, रोली कर ली और क्या क्या तंत्र बड़बड़ा रहे हैं। ये सब ठगने का उचला है, ये असली तंत्र नहीं है। तो तंत्र तो बहुत ही विशुद्ध अध्यात्म है, तंत्र तो बहुत गहरा विषय है। बहुत अच्छी बात है। और एक और शब्द मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, मैं अक्सर इसी शब्द से बहुत ज्यादा
प्रभावित रहती हूँ, और मैं खुद भी इसी शब्द को मानती हूँ। ममत्व आपने कहा, प्रेम नहीं जी, कहा, ममत्व कहा। तो ये मोहम्मद। बड़ा फर्क है कि हाँ, ममत्व वाली भावना अगर हम में है ना, तो वो चाहे किसी पुरुष के प्रति है, चाहे किसी दोस्त के प्रति है, और चाहे बच्चे के लिए तो है ही। तो इस भावना में, जैसा कि आपने कहा, वो ब्रह्मचार्य का आ जाना, तो ये भोग और योग, इन दो बातों में अगर योग है तो आप में ममत्व है, अगर भोग है तो वो प्रेम। मेरी मतलब अपने उसमें तो यही शब्द सवाल मैं अगला ही आपसे करने वाली थी। और मेरे एक भतीजे ने आपके लिए एक सवाल भेजा है, वो अभी 10th क्लास में है। तो वो कह रहा था कि मेरी तरफ से ये जी, पूछना, कि वो आपने अभी थोड़ी सी वैसे बात कर दी थी, धर्म और पंथ। तो वो ये पूछना चाह रहा था कि धर्म क्या है, धर्म और पंथ जो है वो क्या एक ही चीज है या अलग अलग है। इस तरह से, वो जी, छोटा सा जी। बच्चा है, 10th क्लास में पढ़ता है। तो मुझे लगा कि ये सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। बहुत चलिए आप। सुंदर सवाल है। बच्चा कोई नहीं होता, 5 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर थे। मैं चरण जी वंदन करता हूँ ऐसे बच्चों का। ये तो संत हैं, ये तो ज्ञानी हमारे गुरु हैं। क्योंकि हमारे यहाँ उम्र तो जन्म जन्मांतर का होता है, ये जन्म जन्मांतर की जी यात्रा है। हमारी तो ऐसी सोच है, धारणा है सनातन। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक उत्कृष्ट व्यक्ति ही पूछ सकता है। जिसने पूछा है, जिस बच्चे ने, वो बच्चा नहीं, वो ज्ञानी है। पंथ में राजवंश धर्म है में उसका नाम, बहुत बड़ा तो वो डिफरेंस। पूछा था जी, तुमसे। मैं उनके ज्ञान को नमन करता हूँ। तो पंथ में धर्म में बस इतना ही अंतर है कि ये जो धर्म है, ये किसी भी विषय का तत्व ज्ञान है। ये जो जी शिव की अवधारणा है, शिव को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, लाइट साउंड। ये इसी से उत्पत्ति हुई है पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की। तो वही शिव है। तो ज्ञान स्वरूप उनको कहा जाता है। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। और जो वेद को नहीं मानता, मतलब ज्ञान से असहमत है, उससे परे जाता है, उसको कहते हैं नास्तिक है। जी उसको हम लोग धार्मिक नहीं मानते, नास्तिक मानते हैं। जैसे कुछ दर्शन हैं जो वेद के सिद्धांतों को नहीं मानते, ज्ञान के सिद्धांतों को, उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। थीस्टिक एथीस्टिक व्यूज आप लोग पढ़े होंगे। तो पंथ जी क्या है कि अगर मैं हूं, एक व्यक्तिगत व्यक्ति हूं, अगर मैंने धर्म का कुछ अनुभव किया, ये सारे पंथ जी अनुभूतियों के पंथ हैं। एक गुरु के द्वारा अनुभूत किए गए हैं धर्म। धर्म की जो जी उन्होंने ये व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अवधारणा की, उसको अनुभूत करके, ये पंथ है। लेकिन क्या होता है, जब तक वो हमारे गुरु रहते हैं, तब तक तो धर्म सही चलता है। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी। लेकिन जब गुरु चले जाते हैं तो मिस इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाता है। मोहम्मद साहब का जब धर्म था, जब वो थे, तो उनके हिसाब से वो धर्म था, क्योंकि उन्होंने अनुभूत किया था, उसको एक पंथ का रूप दिया। लेकिन उनके जाने के बाद देख लीजिए 17 जो है टुकड़े हो चुके हैं इस्लाम के भी। बौद्ध में भी 4 सेगमेंट्स हो चुके हैं। हिंदू धर्म में भी देख जी लीजिए, तो सबकी गलत व्याख्या शुरू हो जाती है। तो गुरु का जी असर जी तब तक रहता है जब तो गुरु। लेकिन ये जो विज्ञान का पंथ है, ये जो ज्ञान जी का पंथ है, इसलिए हमें पंथ स्थापित करने के लिए मना किया जाता है। विवेकानंद ने खास करके, विवेकानंद से रामकृष्ण गुरु ने अलग से उनसे ली थी, ओथ ली थी कि तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम पंथ नहीं बनाओगे। क्योंकि वो इतने जी सशक्त थे विवेकानंद कि वो पंथ बना लेते। उन्होंने कहा कि जी नहीं नहीं, जी मैं वादा करता हूं कि सनातन धर्म में चाहे कृष्ण जैसे व्यक्तित्व आए, राम जैसे आए, परशुराम जैसे आए, विष्णु के 10 अवतार हुए, शिव के बेशक 13 अवतार हुए हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन तभी पंथ की स्थापना उन्होंने पंथ की इसलिए नहीं स्थापना की, नहीं। सनातन, हाँ, हाँ, क्योंकि ज्ञान को ही धर्म माना, ज्ञान के अलावा, ताकि भेद न पैदा हो। जब हम अपने आप को अलग करने लगते हैं तो मानवता अलग हो जाती है। फिर देख लीजिए पंथ के नाम पे सिर्फ अत्याचार ही हुए हैं। कुछ दिनों तक प्रगति हुई है, बाकी प्रगति ही रुक गई मानव समाज की। तो हमें पंथ बहुत नहीं बढ़िया, चाहिए, हमें बहुत धर्म अच्छा सवाल, चाहिए। वाकई जी, बहुत बड़ी बातें हमें जानने को मिली इसके थ्रू। जी सर। जी, अनेक आभार। तो इसलिए अनुभव के पंथ होते हैं, पंथ में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके फॉलोअर हो जाते हैं, फिर गुरु के जाने के बाद उसका मिस इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाता है। यूज होता फिर है, वो हाँ। आफत का पुतला, वो नीम हकीम खतरा है जान, ये वाली बात हो यस जाती यस, बिल्कुल है। तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल ठीक ज्ञान कह रहे हैं आप। ही शाश्वत गुरु है, ज्ञान ही शाश्वत धर्म है। हमें ज्ञान की ही शरण लेनी चाहिए। हाँ, हाँ, जी। बहुत जो अच्छी अंतिम बातचीत। गुरु तो यहाँ सभी हुए, लोग, हाँ जी, क्या नाम था उनका, त्रिगुण स्वामी जिनको कहते थे, उन्होंने चलिए वो बाद में उस प्रसंग को लेंगे। जी, हाँ।
डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से। आपका भी हम स्वागत करते हैं डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। और ओझा साहब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और इस देवशील मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतने शानदार प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया है कि एक विद्वत इंसान को उन्हें सुनने का मौका मिल रहा है, ऐसा कह रहे हैं ओझा जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। मैं ये जानना चाह रही थी कि तंत्र विद्या पर या कोई एक ऐसी नई विद्या पर काफी समय से हमारे यहाँ एक वैक्यूम सा, एक खालीपन सा था। ये कितने सालों से है ये वैक्यूम सा कि कोई नया हमारे सामने ज्ञान की कोई बात नहीं हुई या कोई नई तंत्र पे बात, इसके बारे में? एक महान इतिहासकार हुए पंडित जयचंद्र विद्या अलंकार। उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी टिप्पणी उनकी मैंने देखी कि 500 ईस्वी के बाद 19वीं सदी तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। न यहाँ कोई विशेष ज्ञान के संबंध में कोई खोज हुई, न तत्व दर्शन का कोई मार्ग ढूंढा गया, न मतलब न कला में उतनी ऊंचाई को प्राप्त किया गया। एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया 1200 वर्षों के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, 1200 वर्ष काफी बहुत लंबा समय। जी, बहुत बड़ा लंबा समय है इतने बड़े वैज्ञानिक देश में, जिसमें विश्वविद्यालय उस समय से थे जबकि कबीलाई समय था। विश्व में हर जगह कबीले थे, कुछ ही लोग विकसित थे। और पहला विश्वविद्यालय और कई विश्वविद्यालय हमारे भारत ने दिया विश्व को। और समझिए कि क्या नहीं दिया, जो भी अब लोग कहते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, शून्य का आविष्कार किया, जबकि महाभारत उससे पहले है। कहाँ शून्य का उपयोग नहीं है, आप दिखा दीजिए। तो ये सारे पेटेंटवाद आज के युग का चोंचला है, बाद का ये सब हम लोग नहीं बिलीव करते हैं, ट्रेडिशनल लोग। लेकिन ये वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ, ये प्रश्न है। तो हम लगभग उतने ही वर्षों से आक्रांताओं के द्वारा आक्रमित हुए हैं। तो जब कोई बाहर से आता है, और हमारी केंद्रीय सत्ता हर्षवर्धन के बाद कमजोर हो गई। राजा हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय जो है सत्ता नहीं रही, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो पूरे के पूरे देश पे, जिसको हम लोग चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, उस तरह नहीं रहा। इवन हमारे सम्राट अशोक, जिनको महान कहा जाता है, आप जब गहराइयों में प्रवेश करेंगे तथ्य के, तो आपको पता चलेगा कि उनके जो पूर्वज हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने तो बिल्कुल बहुत ही चाक चौबंद अपना अनुशासन रखा, प्रशासन रखा। लेकिन अशोक के समय में खूब लोग बाहर से बसे और उन्होंने अपना जो भी पॉलिटिक्स करना था किया। इवन कश्मीर की क्या हालत हुई आपने देखा होगा, जो खैबर दर्रा है, अधिकतर उधर से ही आक्रमण हुए, इस्लामिक आक्रमण। और उसके बाद अधिक से अधिक यहूदी बसे हैं वहां, और करीब 12 स्टेप्स में, अभी हाल में मैंने कश्मीर पे भी शोध किया है, वो पुस्तक लिख रहा हूं मैं, और उसमें मैंने बहुत तत्व ज्ञान पाया कि कैसे कैसे कश्मीर का आक्रमण हुआ और कितने वंश फिर इस्लामिक बसे हैं वहां करीब 800 वर्षों तक इस्लाम ने शासन किया है। और किस तरह से गुलाब सिंह तक आई है विरासत, कैसे उनको रंजीत सिंह ने दी है, इसके बाद कैसे अंतिम आपको कर्ण सिंह तक कहां तक बात आई है, कैसे किसी पॉलिटिकली उसने फिर अंग्रेजों ने तोड़ा है, कैसे स्वतंत्र करके कश्मीर को अलग थलग किया है, कैसे अभी बीच में आपको बाबा अमरनाथ का जिक्र हुआ था कि एक गरेरिया 160-65 वर्ष पहले बूटा मलिक जो है उसने खोज की, जबकि हमारे एक भी ऐसे पुराण नहीं है जिसमें बाबा अमरेश्वर का जिक्र ना हो। इवन विवेकानंद भी वहां गए हैं। तो मैंने सबके इंस्टांस भी देखे हैं, सब पढ़े, सब मैंने देख लिया था सुदर्शन। तो ये लोग हमेशा पेटेंट बनाते हैं, हमेशा उसके मुंह को बंद करते हैं। मैं बहुत ही ऋणी हूँ विवेकानंद का, हम नहीं, हम सभी ऋणी हैं विवेकानंद के, जिन्होंने विश्व पटल पे इस चीज को रखा कि अब भारत के ज्ञान विज्ञान के स्रोतों को सुखाना बंद करें, हमें धर्म और ज्ञान न समझाएं, हमारे धर्म ज्ञान को विकसित होने दें, हमारी रोटी जो आपने छीनी है उसको फिर से थोड़ा थोड़ा बहाल करें, हमें जीने दें। हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपको मानवता दे सकते हैं, जीने की कला दे सकते हैं, उस पे आ जाए। तो विश्व ने देख लिया उस बात को, मानवता कितनी बड़ी चीज है। तो इसी कारण से क्योंकि हमेशा जलाए जाते रहे, बहुत सारा इतिहास में लिखा नहीं है, अकबर द ग्रेट, बाबर द ग्रेट, सब ग्रेट ही हो गए। यहाँ हमारे यहाँ राजा होते थे, शासक नहीं होते थे। हमारे यहाँ प्रजातंत्र की व्यवस्था
मौलिक रूप से विद्यमान है, किसी ने प्रजातंत्र दिया नहीं, ये प्राकृतिक है। एक भी जीव कभी परतंत्र नहीं होना चाहता। आप देख लीजिए, प्राकृतिक परिवेश में एक गिलहरी आपके पास आकर आपसे आहार ग्रहण करना चाहती है, एक सर्प भी आपके घर में जब भीगने लगता है बारिश में तो प्रवेश करना चाहता है, लेकिन वो आपका गुलाम होना नहीं चाहता। तो यही प्राकृतिक नियम है, और इसको मानते हुए हमारे यहाँ हमेशा प्रजा का ही राज चला। हमेशा जो सबसे ज्ञानी पुरुष हुए वो गुरु हुए, और छड़ी से आज भी विधान है कि राजा के ऊपर पालन करो, तुम विष्णु का स्वरूप ग्रहण करो, और पूरे विश्व का नहीं, पूरे ब्रह्मांड के पोषण का तुम हमेशा दृष्टिकोण अपनाओ। ऐसे कार्य करो कि पूरे ब्रह्मांड का उसमें हित हो। और जब तुम गड़बड़ करोगे तो मेरी छड़ी का शासन, मतलब चेतना का शासन तुम्हारे ऊपर होगा। तुम शासित रहोगे, तुम शासन नहीं करोगे। लेकिन उसके बाद ये लोग शासक बन गए, क्योंकि इन लोगों को था कैप्चर करना था, द वंडर दैट वाज इंडिया। उनको लगता था कि इतना स्वर्ण, इतना हीरा अगर मैं कैप्चर कर लूं, इसके पास ये हीरा और सोना ही नहीं है भारत के पास, उससे भी अमूल्य निधि है ज्ञान का, जिसको कराया उस कालखंड में विवेकानंद ने कि ये सब ले लिया कोई बात नहीं। अभी एक और अमूल्य चीज है, ये भी ले लो, ज्ञान का खजाना, पुरातन धर्म का खजाना, तो तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसीलिए उस कारण से हमारी सारी कला विज्ञान सब सूख गए, और इन्होंने जो नया शिक्षा नीति जो मैकाले ने सोच समझ के दी राज करने के लिए, तो इस कारण से हमारा ज्ञान खंडित हो गया। हम कहते हैं हम तो हिंदी साहित्य के हैं जी, 10 कवियों को 15 लेखकों को पढ़ के किसी एक विषय में, जैसे एक मैंने देखा कि बच्चन जी के काव्य में वनस्पति तत्व, अब बताएं, बच्चन जी को स्वयं पता नहीं होगा कि उनके काव्य में वनस्पति तत्व कहाँ कहाँ है, और उस पे पीएचडी लेके हम प्रोफेसर बन जाते हैं। तो अब इस तरह से, और इसके बाद अरे रिसर्च करने के बाद तो आग जलाने के बाद फिर आग की आवश्यकता होती है। आपकी तो शुरुआत होनी चाहिए कि अब आप पीएचडी के लायक हो गए, आप शोध कार्य के लायक हो गए। आदमी वहीं बंद कर देता है, शिक्षक बनने के बाद ही पढ़ना बंद कर देता है, उसकी बहुत हमने यही देखा। तो आप अगर जीवन भर नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या दे सकते हैं? आप खुद ले ही नहीं सकते हैं। जब आपके अगर 2000 गुरु नहीं हो सकते तो आप किसी एक व्यक्ति के गुरु नहीं हो सकते। तो जो नित्य सीखता है वही किसी को हो सकता है कुछ सिखा भी सके, नहीं तो ये जीवन तो बहुत कम है सीखने के लिए। सिखाना तो मुझे लगता है कि कई जन्मों के बाद आता है, कई जन्मों के बाद आता है जी, लेकिन सीखना तो हर जन्म में। रहे थे कि आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं? ओझा जी आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो ओझा जी मैं बताती हूँ, वर्तमान में आप दिल्ली में रहते हैं सर। और अभी ओझा जी कह रहे थे कि दर्शन, संस्कृति, कला, साहित्य का और अध्यात्म का अद्भुत संगम आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा है ओझा जी। और दीप चंद्र गुप्ता जी भी हमें सबको प्रणाम कर रहे हैं, आपको मैं भी प्रणाम करती हूँ। और पूजा जी ने भी ये पूछा था कि मिथिला में तंत्र शास्त्र पर शोध हुए हैं और दरभंगा महाराज जी भी उसमें शामिल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। बेशक ऐसा हुआ होगा, तो मैं बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ एक जहन में एक और मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि आप पाठक अच्छे हैं, उपदेशक अच्छे हैं या प्रचारक? आप क्या है, पाठक, उपदेशक या प्रचारक? मैं पाठक अच्छा हूं ये नहीं कह सकता, अगर तुलनात्मक बात हो तो, क्योंकि यहाँ जो सिखाया गया है हमें तुलनात्मक अध्ययन सिखाया गया है। और हमारी जो परंपरा है वो कहती है कि नहीं, अद्वैत भाव से जियो। अगर तुलनात्मक है तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूं। अगर किसी की तुलना में देखेंगे, क्योंकि आज तो दृष्टिकोण यही एस्टैब्लिश्ड है कि आप अच्छे हैं तो बहुतों से अच्छे होंगे, तो नहीं, उस हिसाब से तो मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं। लेकिन अगर क्रम के हिसाब से कहा जाए तो पहले पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई पूर्ण होती है तो फिर आप लिख सकते हैं, और जितना ज्ञान पूर्ण होगा उतना आप अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है लेखन। लेखन से पुनरावृत्ति भी होती है स्मरण की। तो लिखना पढ़ना कहता है आदमी की पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो पढ़ा फिर लिखा व्यक्ति। तो पढ़ने के बाद लिखना चाहिए इंसान को, और लिखने के बाद वाचिक परंपरा है। आदमी को उसको पुनः जो है शास्त्र चिंतन पुनि पुनि देखिए, फिर से आपको उसकी उद्घोषणा करनी चाहिए, विद्याभ्यसनम चाहिए वांग्मयम तप उच्यते। तो विद्या का अभ्यास करना जो है वाणी की तपस्या है। तो फिर आपने जहन की तपस्या कर ली, फिर आपने जो है हाथ की तपस्या कर ली, फिर आपको वाणी की तपस्या कर ली। तो 3 स्टेज पे आपने उसको साध लिया, तब आप प्रचार कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रचारक के लायक नहीं हुआ हूं, मैं प्रोसेस में हूं,
अब हो सकता है आप लोगों का आशीर्वाद फलित हो, मेरी विद्या पूर्ण हो, मैं जितना लिखना चाहता हूं लिख लूं, इसके बाद में प्रचार ही करना चाहता हूं। मनुष्य का यही उद्देश्य है कि जो सीख ले, बहुत समझ ले, बहुत अच्छी तरह से बचा ले, तो वो किसी को दे सकता है, उसको दे देना जी, चाहिए। जो बहुत लिया है अच्छी यहीं बात। से लिया है, कोई लेके तो आया नहीं। ज्ञान शाश्वत है, स्वतः स्फूर्त है, कोई भी गुरु अपनी तरफ से नहीं लेके आया। ये जो लोग कहते हैं इन्वेंट किया है ना, री इन्वेंशन होता है। आप किसी भी चीज को खुद जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ज्ञान विज्ञान कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सब कुछ ये बहुत आपको अच्छी बात ब्रह्मांड कही में है जी। आप उसको खोज सकते हैं, जिस जी। तत्व को अभी आपने ग्रहण कर लिया अपनी चेतना इसी में। बात से मुझे एक बात याद आई है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंबर खरबंदा जी। तो अभी दिन में कल इनसे बात हुई थी, तो यही बात हुई थी। इन्होंने एक नई विधा में कुछ लिखा है। इनकी एक पुस्तक आई है खमसा के नाम से, जिसमें खमसा है। खमसा एक विधा है जिसमें इन्होंने लिखा है। तो इनका यही कहना है, इनका ये बड़प्पन ही कहूंगी, कि ये वो विधाएं हैं जो लुप्त हो रही थी। वही आपके वाली बात, कि जिनको हमने री इन्वेंट किया है। हम चाह रहे हैं कि ये लुप्त होती जो विधाएं हैं, इनको मैंने इसका कोई नई नई विधा नहीं है कि मैं सोचूं कि मैंने इसका इन्वेंशन किया, नहीं। उनको भी मैं लेकर साथ चलने की आदत नहीं है कि मैंने इसका इन्वेंशन नहीं किया है। ये लुप्त होती जी, विधा थी जिसको मैंने फिर से जीवित करने की एक कोशिश की है। वही बात संरक्षित। आप कहते हैं जी। जी, तो बहुत परवीन ओझा जी सुंदर भेंट वार्ता कह रहे हैं, और वीना जी फिर से आपसे कोई कविता सुनना चाहती हैं। चलिए आपसे एक कविता सुनते हैं और फिर आगे जी। हमसे बातचीत आपसे हम करेंगे। मैं आज पुरानी ही कविता सुनाने के मूड में हूँ, जी, क्योंकि स्वागत। आप लोग बिल्कुल, मुझे फैमिली ग्राउंड सा फील हो रहा है, एक आत्मीयता बन गई है। जी, तो मुझे लगता है कि एक कविता मैंने लिखी थी 88 में, ये जनसत्ता नाम के पेपर में छपी थी ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। 88 में मैं बहुत कम उम्र का था और उस समय जी, जी। जनसत्ता में छपा। मुझे लगा कि मुझे मंजिल मिल गई, क्योंकि मुझे दुनिया उतनी नहीं मालूम थी कि दुनिया कहाँ तक है। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। स्वागत है सर। कविता है, मेरा प्यार ही मेरा अंदाज है, मेरा प्यार ही मेरा अंदाज है, कोई ख्वाहिश नहीं मुझे, बस यही मेरा राज है। मेरा प्यार ही मेरा अंदाज है, कोई ख्वाहिश नहीं मुझे, बस यही मेरा राज है। ढलकते आंसुओं की परवाह नहीं करता, ढलकते आंसुओं की परवाह नहीं करता, बुझती लौ से मैं नहीं डरता। मैं अपना खुदा खुद हूं, मुझे कोई और खुदा नहीं दिखता। वो रात हो के दिन मुझ पे है बराबर, वो रात हो के दिन मुझ पे है बराबर। रहूं साथ या तेरे बिन पड़ता नहीं अंतर। कोई ख्वाब हो मेरा या कि मेरी हकीकत हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी जरूरत हो। मुझसे दूर कब हो तुम कि तुझको ढूंढने जाऊं, ऐसा कोई पल न गुजरा तुमको जब नहीं पाऊं। प्यार के अल्फाज को ढोने से है क्या फायदा, प्यार जब जिसने दिया बस प्यार लेकर वो गया। प्यार जब जिसने दिया प्यार जब जिसने दिया बस प्यार लेकर वो गया। बहुत अच्छी सर, बहुत खूबसूरत। अंबर खरबंदा जी आपकी कविता की तारीफ कर रही हैं, सिन्हा जी आपकी कविता की तारीफ कर रही हैं। तो आप विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हैं। तो ये आप कब से उनको आपने पढ़ना शुरू किया, कब से आपने महसूस किया कि आप उनसे प्रभावित हैं, और कितना आपने पढ़ा उनको, और आप उनको अपने एक गुरु और अपने एक आराध्य के रूप में मानते हैं? तो हमें कुछ बताइए उसके बारे में। अधिकतर मैंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया है, प्राचीन नहीं, जो नवीन शास्त्र हैं या जो लेखक लोग हैं वो लिखते हैं, तो उसको व्यापक बनाने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए लिखते हैं, किसी चीज को थोड़ा ग्रेफ बना देते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है, कॉन्सेप्ट है कि कोई भी घटित होती है घटना विशेष, तो बहुत ही विशेष ढंग से घटित होती है। कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ, और उसका परिणाम होता है कि या तो कोई सदमा लग जाता है आदमी को, या कोई अचानक कुछ ऐसा इनलाइटनमेंट होता है। लेकिन मैंने जो देखा है अपने जीवन में, छोटी यात्रा मेरी है, बहुत ही छोटा मानस है मेरा, कि ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए फिल्मी सफर है ये जीवन। जैसे फिल्म में हम इंटरटेन करने जाते हैं अपने आप को, उसी तरह से जीवन भी मुझे लगता है कि गंभीर है, लेकिन मुंह फुला के बैठने जैसा गंभीर नहीं है, या कोई दुर्घटना जैसा गंभीर नहीं है।
इतना स्वाभाविक है, ज्ञान का जो सफर है, जो उसकी यात्रा है, इतनी स्वाभाविक है कि अब विवेकानंद को देखिए, खेल खेल में होता है, बिल्कुल बाल सुलभ चेष्टा होनी चाहिए। जैसे देखिए बजरंगबली बालक के रूप में रहते थे, उनसे बड़ा ज्ञानी, ज्ञानी नाम अपि अग्रगण्य, उनसे बड़ा बलशाली वानरा नाम भीषम, तो उनसे बड़ा बलशाली, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। जबकि बाल सुलभ चेष्टाएं थी, माता माता करते थे वो हमेशा, या तो अंजनी माँ या तो सीता माँ, हर माँ को ढूंढते रहते थे, खाते पीते रहते थे, व्यस्त रहते थे। वो कोई भी गंभीरता आपको नहीं दिखेगी जो आज चश्मा चढ़ाने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में मिलेगी आपको, जो आपके हर चीज को हिकारत की नजर से देखेंगे, आपको कभी पूर्ण होने नहीं देंगे। जबकि उपनिषद का पहला ही वाक्य है कि तुम पूर्ण हो, पूर्ण में से पूर्ण हटा देने पे भी पूर्ण ही बचता है। तो हमारा तो सार यही है कि आप जिस हाल में हैं, जैसे हैं, सहज हैं, उसी में ज्ञान घटित हो। तो एक बहुत ही फनी स्टोरी है विवेकानंद के मेरे जीवन में आने की, कि जब दाढ़ी मूछें नहीं आई थी तो बच्चे के रूप में था, तो 10th में मेरा ग्रोथ नहीं हुआ था, तो मैं छोटे कद का था, क्योंकि मैं हमेशा लगा रहता था चित्र बनाने, स्वास्थ्य मेरा उतना अच्छा नहीं रहता था। लेकिन अगर आपका मस्तिष्क खुश है, मन आपका खुश रहता है, किसी चीज में लगा हुआ है, तो योग है, मन को जोड़ लेना है ईश्वर में, या क्रिएटिविटी ही ईश्वर है। तो आप योगी हैं, ये बड़ी बात मैं है, ईश्वर। तो वो जो कहते हैं सहज योग, तो सहज योग घटित होता था क्योंकि मैं कविताओं में, चित्र में डूबा रहता था, तो चेहरे पे एक संतुष्टि की दीप्ति रहती थी बचपन से। और मुझे तो आई नहीं थी, दाढ़ियां थी नहीं, छोटे कद का था, तो मुझसे जब तक परीक्षा नहीं लेते थे लोग, 5-10 सवाल नहीं बनवा लेते थे, तो मानते नहीं थे कि मैट्रिक का लड़का है। तो जब मैं सेंटर पे गया, वैसे ही पहचाना जाता था कि अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया। महिलाएं भी प्रेम करती थी, पुरुष भी प्रेम करते थे। तो उसमें कई लोग कहते थे कि देवानंद, क्योंकि देवानंद का क्रेज था, तो जो सुंदर लगता था उसको अरे देवानंद इधर आओ, एक कमेंट था, सरकास्टिक हो चाहे जो हो, सहज हो। और कुछ लोग जो ट्रेडिशनल थे वो कहते थे विवेकानंद। बंगाली लोग बुला लेते थे, इधर आओ तुम विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद भी बहुत सुंदर थे, आध्यात्मिक सौंदर्य था, और देवानंद भी बहुत सुंदर थे, उनमें एक कला का सौंदर्य था, एक महान कलाकार थे देवानंद, उनमें ब्यूटी का ग्रेट सेंस ऑफ ब्यूटी था उनको। तो देवानंद तो ठीक है, उनको तो मैंने देख लिया ये देवानंद है। विवेकानंद एक रहस्य बने हुए थे कि क्या करते थे, कौन है। एक युवा तस्वीर हमेशा हर जगह लटकती देखी, लायंस क्लब में जाता था वहां बताया, और किसी को कोई ज्ञान नहीं, बस एक शिकागो वक्तृता को लेकर बस कहते थे बस इतना हुआ, ये स्टैंडिंग वो दिया सबने ओविएशन, 7,000 लोगों ने एक टांग पे उनको ताली बस हो। अब क्या उसका सूत्र क्या, तो भाइयों बहन, जो आज हर भ्रष्ट नेता बोलता है, कोई नहीं जुड़ने को तैयार है भाइयों बहनों से, सबको मालूम है भाइयों बहन। लेकिन उसके पीछे कितनी विराट साधना है, और उनके शास्त्रों पे उनकी पकड़ कितनी थी, और उनकी आध्यात्मिक चेतना बचपन से कितनी प्रखर थी, उनके आसपास का माहौल कितना था, उसका होलिस्टिक जो स्टडी है वो किसी को है नहीं। एक विधा पकड़ के कोई किसी सेंटर का अध्यक्ष बन जाता है आज, फिर उसी को बुलाने लगते हैं हम बड़े बड़े पटलों पे, क्योंकि उनके बुलाने से आपको फायदा हो, आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे। तो इस तरह से विवेकानंद जी रह जाते हैं, वो एक तस्वीर से ज्यादा दूसरा, लेकिन तस्वीर में भी इतनी चमक है उनके, वो आध्यात्मिक चमक है। एक वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी बड़े से बड़े डायनासोर का अध्ययन करना है तो उसके ब्लड में पड़े हुए एक सेल को स्लाइड के रूप में हम लेते हैं, और उसी में उसका पूरा का पूरा समग्र डीएनए होता है, उसी में सारी रचनाएं होती हैं, और उससे उस जीव को डिस्कवर कर सकते हैं। तो उसी तरह से विवेकानंद का तो कम से कम पूरा चेहरा दिखता था, तो उसमें जो उनका अध्यात्म छिपा था, और उस अध्यात्म का डीएनए छिपा था उस चित्र में, उसने बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। तभी समय नहीं मिला, क्योंकि जीवन एक वन वे ट्रैफिक है। होते हवाते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु भी इन्हीं को मानता हूं, डॉक्टर हरीश नवल, मैंने अपने बेटे का यज्ञोपवीत किया, उसको जनेऊ संस्कार कहते हैं, 16 संस्कार में से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके बाद विद्या का अधिकार मिलता है। हम शिक्षा नहीं, विद्या वाले लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग। तो गुरु जी अमेरिका से आए थे और बहुत बीमार थे, वो बताते नहीं है कि उनको क्या हुआ नहीं हुआ, कैंसर से उन्होंने रिकवरी की जी, और तब भी वो पहुंच गए। कैसे सहज व्यक्ति हैं, सूट वूट में वो रामकृष्ण हैं, संत हैं। तो यहाँ आकर उन्होंने आशीष भी दिया, और उन्होंने हमेशा मुझे मन से ही आशीष दिया है, उनके चरण ही मेरे लिए आशीष।
वो पहुंचे, पता नहीं, मैंने 2-4 लोगों को कहा भला हो जाए, सर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आभा मंडल के हैं, कुछ और लोगों के लेके आएंगे तो कुछ जो हमारे यहाँ प्रकाशक हैं उनको फायदा हो जाएगा। मैंने एक मनोज हैं और भी लोग हैं, उनको बुला लिया। अब वो लोग इतने खुश हो गए उस चीज से कि उन्होंने कहा कि आप विवेकानंद पे लिखिए। अब मैंने गुरुजी से पूछा क्या लिखूं? गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, कुछ लोगों के साक्षात्कार ले लो जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया होगा जी विवेकानंद पे। मैंने सोचा मैं कहाँ कहाँ भटकूं, अचैल साधु जैसी स्थिति है मेरी, ले लो, आपका ही ले लो, टेबल के साथ, कुर्सी के साथ। मैंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले पढ़ ही लेता हूँ जितना पढ़ सकता हूँ। तो मैंने जितनी पुस्तकें उपलब्ध थी जो प्रशंसित थी, बहुचर्चित थी, सारी पुस्तकें पढ़ ली। फिर अपना कहते हैं ना कि पहले पढ़ो, पठन, मनन, चिंतन, उसको भी 3 स्टेज में ले जाते हैं। तो पूर्ण रूप से जब उसको आप पचा लेते हैं, जैसे पहले ईटिंग करते हैं, कंबशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, हर चीज वो है। आपको 3 का कॉन्सेप्ट है, हर चीज 3 फलक पे है हर चीज। तो विद्या का भी वही है। तो मैंने बढ़िया से उसको पचाया और बहुत ही छोटी एक पुस्तक लिखी, भारतीय संस्कृति और विवेकानंद। मुझे लगा कि विवेकानंद का यही आग्रह है कि संस्कृति को प्रमोट करो, मुझे नहीं, मैं तो प्रमोटेड हूँ, मुझे नहीं चाहिए। संस्कृति को लेके मैं चला हूं, अगर तुम मेरे सेवक हो तो संस्कृति को आगे रखो। उन्होंने हमेशा संस्कृति को आगे, संस्कृति में पूरा वांग्मय आ जाता है। संस्कृत के प्रोफेसर सोचते हैं कि कालिदास को, भभूति को पढ़ के हम संस्कृत समझ गए, नहीं, वो संस्कृत का एक पार्ट है। सारा ज्ञान विज्ञान वांग्मय में है। भाषा जब हम विषय पढ़ते हैं तो एक अभिव्यक्ति का पटल हो जाता है, और जब हम भाषा को विषय बनाकर पढ़ते हैं तो विषय होता है। तो जब ज्ञान विज्ञान का प्रश्न होता है तो भाषा एक पटल का ही काम करता है, एक माध्यम का ही काम करता है। तो इसीलिए संस्कृत भाषा आपने सीख ली, अच्छी बात है, अंग्रेजी भाषा आपने सीख ली, लेकिन जब भी आप अनुवाद करें तो उस विषय का उस भाषा से ज्यादा गहराई में आप अध्ययन करें, तभी आप न्याय कर पाएंगे अनुवाद में। अनुवाद मूल लेखन से ज्यादा कठिन और गंभीर विधा है। लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं जी। एक अच्छा मूल रचनाकार ही एक अच्छा, और उसमें भी बहुत वोरेशियस रीडर अगर कोई होगा वही अच्छा अनुवादक होगा। नहीं तो अनुवाद के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, गलत अनुवाद हुए हैं आजकल। यहाँ से मेरे मन में एक प्रश्न आता है सर कि अनुवाद का अर्थ है कि अनुवाद का अर्थ क्या है? एज इट इज उसकी बात को आपने उसी मतलब भाषा अलग बदल के कहना, या उसके भावों को उठा के अपनी भाषा में कहना, आप किसको अनुवाद कहते हैं? अनुवाद के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है अनुवाद का कि जो लेखक ने अनुभूत किया है, आपको उसके अनुभव तक पहुंचना है। आपको अगर किसी लेखक ने तंत्र पुष्पांजलि दी, एक एग्जाम्पल दे रहा, तो लेखक ने उससे पहले उस विधा पे या उस विषय पे कितनी पुस्तकें लिखी हैं, जब तक उस सबको नहीं पढ़ेंगे आप उसके विजन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अगर एक से ही समझ जाते हैं आप, आपकी पराचेतना ज्यादा जागृत है तो ठीक है, लेकिन पहले उसके विजन को समझिए, और उसके विजन को आप समझ गए तो उसके पीछे उसने विजन ग्रहण कहाँ से किया गया है, क्योंकि जो चोदना शक्ति या प्रेरणा शक्ति वेद में कहा गया है वो सबसे अहम है। हम तो प्रेरित ही होते हैं किसी चीज के प्रति, तो गाइडेड कहाँ से है? तो उस प्रेरणा शक्ति को फिर मूल में जाइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाइएगा। पहले आपसे हम वाचिक स्तर पे जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे मानसिक स्तर पे जुड़ेंगे, फिर आत्मिक स्तर पे जुड़ेंगे। एकाएक हम आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते आदमी, क्योंकि वो सबसे गहरा माध्यम। एक बड़ा अच्छा शेर था कि उसका भीतर के भी भीतर कहीं ठिकाना था, आंख के रास्ते तो सिर्फ आना जाना था। तो बहुत अच्छा ये गजल था। नाम भूल गया मैं उनका, कभी सुना था। तो ये है, तो बहुत भीतर का विषय। तो इसलिए पहले तो आप उसके विजन को जाने जो लेखक ने दिया है, क्योंकि विषय उससे बड़ा है। लेखक ने उसमें से समुद्र में से एक लोटा पानी लिया है। फिर जब एक लोटा पानी आप समझ जाएं, पूरा का पूरा आप उछाह लें, तब आप उसके पीछे जाएं कि वो सब्जेक्ट विषय क्या, जिस टॉपिक को उसने उठाया है वो कहाँ तक जाता है। तो जहां तक आप अध्ययन कर सकते हैं, आदमी की एक सीमा है, क्योंकि समयावधि होती है। आप विभिन्न फलकों में जीते हैं, एक ही समय में बहुत सारे कार्य आज करने होते हैं। आज ऋषि मुनियों का समय नहीं है जिसको हमको लौटाना है, उसके बगैर अध्ययन संभव नहीं है। हम लोग फॉर्मेलिटी में रहते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी ना करें, यथाशक्ति तथा भक्ति। और तब जब गहराई से समझ आपको हो जाए, पहले उस लेखक की फिर उस विषय की, तब आप लेखक को भी व्यक्त कर सकते हैं। और उसके पीछे पीछे वो जो आभा मंडल होता है विषय का, तब वो लेखक ग्लोरीफाई हो जाएगी, वो भाषा, वो पुस्तक आगे बढ़ जाएगी। उतने पैसे खर्च करके
आपसे कोई अनुवाद कराता है, आप उसको उससे भी निकृष्ट कर देते हैं, तो पुस्तक पॉपुलर क्या होगी, तो उसको तो आप और अनपॉपुलर कर देते हैं। इससे बढ़िया है कम से कम लेखक को ही समझ जाइए। अगर आप नहीं समझ पाएंगे उस विषय को, उतना समय नहीं है आपके पास, कम से कम लेखक को तो समझ जाइए। इतना विजन आपको, उतनी गहराई। मैंने एक बहुत अच्छे संत हुए जिनका नाम है प्रभात रंजन सरकार, तो वो तंत्र के बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने, सुनते हैं कि 2000 से ऊपर पुस्तकें लिखी उनके नाम से है, मैंने देखा है। तो उन्होंने कुछ दिया कि इनकी बायोग्राफी लिखी जाए। तो मैंने कहा कि भाई कम से कम 10-12 उनके पुस्तकों को मुझे दे दीजिए तंत्र के, जिससे कि मैं विजन उनका समझ जाऊं। उनकी अपनी शब्दावली भी है अलग से, तो वो भी मैं समझ जाऊं कि वो क्या कहना चाहते हैं किसमें। तो मैंने 12 पुस्तकों का अध्ययन किया, फिर 700-800 पृष्ठ की उनकी पुस्तक महासंभूति नाम से लिखी, जो अभी छपी है कि नहीं मालूम, मुझे पेमेंट हो गया और वो पांडुलिपि मेरे पास पड़ी हुई है। तो इस तरह से मैं अनुवाद करता हूँ। अनुवाद को मैं बहुत शिद्दत से निभाता हूँ। शिद्दत से निभाते, बहुत अच्छी बात है अपने कर्म शिद्दत से करना। और पूजा सिंह जी कह रही हैं कि बंगला स्कूल में एक सुजीत दास सर थे, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे दिखते थे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल दिखते थे। क्या बात है, क्या बात है। पूजा सिंह जी सहमत है आपसे, अब बधाई आपको। आपने इतना बढ़िया विषय, बांग्ला स्कूल की बात ही अलग। हमारा वक्त आगे बढ़ चुका है, हमारे समय से भी हम इसको क्रमशः करके रोकेंगे। एक आधा सवाल और लेके आपसे, और हम एक सेशन आपके साथ और करना चाहेंगे जरूर। आखिर में मैं आपसे जाते जाते बस ये पूछना, आपने हमारी जो आज की जो यंग जनरेशन है, जो छोटे रास्तों से, शॉर्टकट से आगे जाना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने घंटे आप अध्ययन करते हैं, और ये जो आपने सिद्धि प्राप्त की उसके लिए आपने क्या किया, और जो ये आजकल के हमारे युवा हैं, उनके लिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से कोई संदेश, और वो आगे आने के लिए किस हद तक कोशिश करें। जी, अंबर खरबंदा जी भी अनुवाद करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सवाल भी लिया था, और वो इस बात के, आपकी बात से सहमत है कि अनुवाद विधा पर आपके विचार अमूल्य हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंबर खरबंदा जी की शख्सियत से आप अभी शायद वाकिफ नहीं है, तो आप जल्दी ही आप उन्हें भी पढ़िएगा। समुद्र ने जो है गर्जना की है, समुद्र ने गर्जना की। जी, परवीन ओझा जी सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। जी, हम इस आखिरी सवाल के बाद हम आपसे विदा लेंगे, तो कोई बात नहीं, शायद आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम आई है। जब तक परवीन ओझा जी हम आपका स्वागत करते हैं। जी सर, तो मैंने आपसे ये सवाल किया था कि स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और आपकी सिद्धि और आपकी प्रसिद्धि, और साथ ही आपका जो पठन पाठन है वो आपको, और फिर साथ ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, इन सबको आप अपने जीवन में किस तरह से लेकर चलते हैं। इस आखिरी सवाल के साथ हम आज के इस वार्ता को यहीं रोकेंगे और फिर आगे किसी और लेंगे। जी, आपके समय को देखते हुए मैं जल्दी में आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि विवेकानंद का तो प्रसिद्ध वाक्य है, सभी जानते हैं, लेकिन गहराई से उसका मनन नहीं करते हैं, कि किसी भी चीज को उठाओ, उसमें आकंठ डूब जाओ, उसमें अपना समग्र झोंक दो और उसके साथ एक हो जाओ, तो वो आत्मसात हो जाएगा। तुम कला के प्रतिमूर्ति हो जाओगे, कला ही हो जाओगे, तो फिर किसी चीज को दर्शन की आवश्यकता नहीं होगी और सब कुछ तुम्हारे सामने स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने होगा। तो उनका ये दर्शन तो सभी जानते हैं कि एक चीज को उठाओ और उसी में अपने आप को झोंक दो, फिर आपको पूर्णता मिल जाती है। मैंने उसको सहजता से महसूस किया है उन्हीं वाक्यों को, कि आपको मेहनत क्यों इतनी लगती है जीवन में। आप कोई भी चीज करते हैं तो लगता है कि अरे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ लिया मैंने। जितना पढ़ते जाते हैं उतना चिढ़ते जाते हैं, जितनी उम्र होती चली जाती है उतनी आपकी संवेदनाएं सूखती चली जाती हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, आपकी एंटीबॉडी कमजोर हो रही है। 90% बीमारियां जो हैं मानसिक है। मन का पोषण बहुत आवश्यक है, मन की खुराक है जी। तो मन की खुराक सबसे बड़ी है, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सबको आवश्यकता है इस चीज। बचपन से हमें आवश्यकता है मन की खुराक की। बचपन से हम अपना निर्माण करते हैं, तब हम एक अच्छे शानदार ऋषि के रूप में अपना, बुढ़ापा कोई चीज ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है, बुढ़ापा होता ही नहीं है। वो हम जब चाहे घटित कर लें। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम बचपन में भी बूढ़े हो जाते हैं। कई बच्चों को डायबिटीज है, सब तरह की बीमारियां।
कई जी कई वृद्ध जिसको हम कहते हैं उम्र से, वो बिल्कुल युवा हैं, वो युवाओं से भी युवा हैं। इसलिए हर युवा जो है आपको युवा हाँ, नहीं होता, हर वृद्ध वृद्ध नहीं होता, ये सच है। हम अपने तो हमें डॉक्टर क्या हरीश करना रावल है? जी को भी चिर युवा कहते हैं। जी, चिर युवा हैं, विवेकानंद चिर युवा हैं, नवल सर जी चिर युवा हैं, यही सब प्रेरणा जी है मेरी। जो चिर जी युवा जी हैं उनको मैं नमन करता हूं और नमन करता रहूंगा। तो चिर युवा बनने का एक ही फंडा है, फार्मूला है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको अपना अवलोकन करना ही होगा। आप हमें रीड करेंगे, आप स्वयं एक जीवधारी हैं, आप अपने जीव में लगे हुए हैं, सबकी एक दुनिया है, तुम हो बिंब जगत प्रतिबिंब, हम्म। एक मेरी कविता थी। जी तो जी तुम्हारा रिफ्लेक्शन संसार है, यही विवेकानंद का फार्मूला है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी दुनिया, तुम अद्वैत भाव से जियो। तुम अपना अवलोकन सबसे पहले करो कि तुमको क्या अच्छा लगता है। अगर उसी चीज को तुम करते रहोगे तो पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ वो काम कर रही, तो तुम्हें कभी जी एक्सर्शन फील नहीं होगा, तुम्हें उस पर परफेक्शन हासिल हो जाएगा, जीवन में पूर्णता हासिल करोगे, तो हमेशा युवा रहोगे, हमेशा कुछ देने के लिए रहोगे। और जब तुम्हारा समय होगा, समय कालखंड पूरा होगा, जब आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, तो यहाँ से चले जाओगे खुशी खुशी। तो इसलिए युवा बनने के लिए, युवा होने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। खाली उम्र ही काफी नहीं है युवा बनाने के लिए। आपको यही करना होगा, जो अपने आप को डिस्कवर करना होगा। किसी चीज को डिस्कवर करने से पहले आपको अपने कर्म को खोजना होगा, और उसी से आपको संतुष्टि मिलेगी, उसी से आपको साधना। इसलिए जब आप पेंटिंग पसंद करते हैं बहुत, तो आप 14 घंटे कर सकते हैं, 18 घंटे, आपको पता ही नहीं चलेगा समय का। बिल्कुल लेकिन जिस बिल्कुल। चीज को आप पसंद नहीं करते हैं, उस चीज के साथ 1 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत और मुश्किल अक्सर है। यहाँ जो वैज्ञानिक हैं वो क्लर्क का काम कर रहे हैं, क्योंकि जॉब का प्रावधान है। तो इस कारण से गड़बड़ी हो गई है। वैज्ञानिक लोग क्लर्क बन गए हैं, क्लर्क लोग वैज्ञानिक बन गए हैं, तो हर जगह अराजकता फैल गई है। इसलिए सारे वृद्ध और बीमार हो रहे हैं। हमारे यहाँ कैंसर के मरीज 70% पाए जाते हैं। सब प्रकार की बीमारियां इसलिए बढ़ गई हैं कि मन हमारा असंतुष्ट है, आक्रोशित मन है, मन असंतुष्ट है, मन बीमार। उद्वेलित है। तो इसीलिए मन की साधना जरूरी है, अपना चिंतन जरूरी है। पहले अपना चिंतन करें, अपने आप को जी खोजें और अपनी विधा को ही लेके आगे बढ़ें। आपसे बड़ा गुरु अपदीपो भव, आपसे बड़ा साधक, आपसे बड़ा योगी कोई नहीं है। आप अपने बहुत आप अच्छी, को ही परिमार्जित करें। जी, यही मैं बहुत युवाओं अच्छी को बात, कहना। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी चर्चा रही। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े रहे और एक ही शब्द इस स्क्रीन पर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि बहुत सुंदर चर्चा, बहुत अच्छा वार्तालाप और बहुत जरूरी वार्तालाप। इस तरह के शब्द लगातार यहाँ आते रहे। और अगर अंबर खरबंदा जी जैसे लोग भी इस वार्तालाप की तारीफ कर रहे हैं, तो वाकई ही ये इसमें कुछ आपने कुछ बड़ी सशक्त बातें हमसे कही हैं। और अंत में अपने पिता की, अपने फादर की 2 बातें मुझे याद आ रही हैं आपकी बातों से। वो कह के, क्योंकि इनका तंत्र जो निकला है वो वही निकला है। वो पंजाबी में मुझसे अक्सर कहा करते थे कि तू अपनी गठड़ी सांभ तेनू होर नाल की। कि वही बात हो गई क्या कि तो वो अक्सर मुझसे यही कहते थे मुझे कि ज्यादा टेंशन में आने की या दुनियादारी देखने की जरूरत नहीं। सोते वक्त वो हमको एक ही लाइन बोलते थे कि तू अपनी गठड़ी सांभ तेनू होर नाल की। या फिर वो 3 बातें, कोई तुमसे सवाल करे कि तुम कौन हो, क्या हो, तो एक ही शब्द, एक ही आंसर तुम्हें, एक ही बात तुम्हें जवाब देना है कि आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड। तो जिस दिन हमने क्या ये मान लिया, यस आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, तो यही आपकी बातों का तंत्र था। और आपकी बातों से मुझे अपने पिता की, अपने डैडी बोलती थी जिन्हें उनकी ये 2 बातें याद आई। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आज हम क्रमशः करते हैं, विराम देते हैं। एक बार फिर हम जल्दी ही 15 या 20 दिनों के बाद हम फिर से आपको निमंत्रण देंगे। और जो आपके सम्मान आपको मिले हैं या जो और बातें हैं और जो आपकी कविताएं हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। और कोई गलती हो तो सभी से क्षमा। इसी के साथ फिर मिलने के वादे के साथ हम आज आपसे नमस्कार। अनंत कोटि आभार, अनंत कोटि नमस्कार, आभार। शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत।